Welcome to the today's episode of बीमा ज्ञान 834 योर लिसनिंग पार्टनर ऑन द गो। तो जरा एक आम परिवार की कल्पना कीजिए। घर में पति और पत्नी दोनों मिलकर जीवन की गाड़ी खींच रहे हैं। दोनों के सपने एक हैं, घर का लोन एक है, बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी, सब कुछ एक है। लेकिन जब बात लाइफ इंश्योरेंस की आती है ना, तो हम अक्सर देखते हैं कि उन्हें दो अलग अलग फाइलों में या कह लें दो अलग अलग रिस्क प्रोफाइल्स में बांट दिया जाता है। बिल्कुल एकदम सही कहा आपने। है ना? ऐसा क्यों? मतलब जब जीवन एक साथ जुड़ा है तो इंश्योरेंस अलग अलग क्यों? तो 1 जून 2026 को LIC जीवन बीमा के क्षेत्र में दो नए प्लान्स लेकर आ रही है। प्लान 888 और प्लान 889। ये दोनों जॉइंट लाइफ एंडोमेंट प्लान्स हैं। और सच कहूँ तो ये केवल दो नए प्रोडक्ट्स का लॉन्च नहीं है। ये ना परिवार के फाइनेंशियल रिस्क को देखने के नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, और आज के इस डीप डाइव का हमारा मिशन भी यही है कि हम इन दोनों प्लान्स को गहराई से समझें। इन दस्तावेजों में कई भारी भरकम शब्द हैं, जैसे नॉन पार, नॉन लिंक्ड, सेविंग्स प्लान्स। हाँ, वो सुनने में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। वही तो। ये सब असल में काम कैसे करते हैं? एक शादीशुदा जोड़े को ये किस तरह की आर्थिक सुरक्षा देते हैं? ओके, लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले तो उस बुनियादी कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं। ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी का असली मतलब क्या होता है? देखिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना बहुत ही शांत और विश्लेषणात्मक नजरिए से देखने की जरूरत है। अच्छा? जॉइंट लाइफ पॉलिसी का डिजाइन अपने आप में एक बहुत ही सुलझा हुआ मैकेनिज्म है। हाँ, इस पॉलिसी में दो लोग एक ही कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ही छाते के नीचे कवर होते हैं। जो व्यक्ति इस पॉलिसी को खरीदता है, जो प्रपोजल फॉर्म भरता है और प्रीमियम चुकाने की मुख्य जिम्मेदारी लेता है, उसे प्राइमरी लाइफ अश्योर्ड कहा जाता है। ठीक है। और उनके जीवन साथी को यानी पति या पत्नी को सेकेंडरी लाइफ अश्योर्ड कहा जाता है। मतलब परिवार के दोनों मुख्य स्तंभों को अलग अलग पॉलिसीज लेने की, अलग अलग प्रीमियम डेट्स याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। सटीक बात। एक ही बेस पॉलिसी के अंदर दोनों की जिंदगी कवर हो जाती है। अब इसे सिर्फ कागजी कार्यवाही कम करने का एक तरीका मत मानिए। तो फिर क्या है ये? असल में ये परिवार के फाइनेंशियल रिस्क को एक सिंगल यूनिट के रूप में ट्रीट करने का तरीका है। जब एक परिवार की आय और खर्च साझा हैं, तो उनके ऊपर आने वाला आर्थिक जोखिम भी तो साझा होता है ना। ये लॉजिक तो बिल्कुल समझ आता है। अगर मैं इसे एक विजुअल एनालॉजी से जोड़ूं, तो ये मुझे एक डबल सेफ्टी नेट की तरह लग रहा है। डबल सेफ्टी नेट? दिलचस्प है। कैसे? मतलब कल्पना कीजिए कि सर्कस में कोई ट्रेपीज आर्टिस्ट बहुत ऊंचाई पर करतब दिखा रहा है। अगर वो संतुलन खोकर गिरता है, तो नीचे एक बड़ा सा सेफ्टी नेट होता है जो उसे जमीन पर गिरने से बचा लेता है। बिल्कुल। लेकिन सोचिए, अगर किसी भयंकर हादसे में वो पहला नेट भी टूट जाए, तो उसके ठीक नीचे एक और दूसरा सेफ्टी नेट लगाओ। यहाँ पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए और अपने परिवार के लिए वो सेफ्टी नेट है। वाओ, ये एनालॉजी इसके कोर मैकेनिज्म को समझने के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन एक सवाल है, ये डबल सेफ्टी नेट कागजों से निकलकर असल जिंदगी में काम कैसे करता है? इस प्लान में फर्स्ट डेथ और सेकंड डेथ का जो मैकेनिज्म है, जरा उसे डिकोड करते हैं। हाँ, चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लीजिए पॉलिसी अवधि, जिसे हम पॉलिसी टर्म कहते हैं, उसके दौरान अगर दोनों में से किसी एक साथी की मृत्यु हो जाती है, भगवान ना करे, पर हाँ, इसे बीमा की भाषा में फर्स्ट डेथ कहा जाता है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में जीवित साथी को तुरंत सम एश्योर्ड ऑन डेथ का भुगतान कर दिया जाता है। ये वो पहला सेफ्टी नेट है जिसने परिवार को तुरंत एक बड़ा आर्थिक झटका लगने से बचा लिया। वेट, यहाँ मेरा एक बड़ा संशय है। अगर फर्स्ट डेथ हो गई और परिवार को एक लमसम अमाउंट मिल गया, तो क्या पॉलिसी वहीं खत्म हो जाती है? नहीं, यही तो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आमतौर पर लाइफ इंश्योरेंस में क्लेम मिलने के बाद कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है ना? हाँ, नॉर्मली ऐसा ही होता है। पर यही इस जॉइंट लाइफ प्लान की सबसे बड़ी खासियत है। क्लेम मिलने के बाद भी पॉलिसी खत्म नहीं होती, वो जीवित साथी के लिए आगे भी पूरी तरह से जारी रहती है। अच्छा, यानी दूसरा सेफ्टी नेट अभी भी अपनी जगह पर है? बिल्कुल मजबूती से तना हुआ है। पर रुकिए, अगर पॉलिसी आगे जारी रहती है, तो क्या उस जीवित साथी को आगे के सालों का प्रीमियम भी भरना पड़ेगा? मतलब सोचिए, एक तो परिवार ने अपना एक कमाने वाला सदस्य खो दिया है, ऊपर से अगर उन्हें हर साल प्रीमियम भरने का नोटिस आने लगे, तो ये मदद से ज्यादा एक बोझ बन जाएगा। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। और यहीं पर प्लान 889, जो कि लिमिटेड प्रीमियम प्लान है, उसका सबसे बेहतरीन फीचर सामने आता है। फर्स्ट डेथ के बाद जो जीवित साथी है, उसे बेस पॉलिसी के लिए आगे का कोई भी प्रीमियम नहीं भरना होता। क्या बात कर रहे हैं? सारे प्रीमियम माफ? हाँ,
इस फीचर को वेवर ऑफ प्रीमियम कहते हैं। आगे के सारे प्रीमियम पूरी तरह माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स और गारंटीड रिटर्न्स वैसे ही बढ़ते रहते हैं जैसे कि प्रीमियम लगातार भरा जा रहा हो। ये तो सच में वेल्थ प्रोटेक्शन का एक बहुत ही मजबूत तरीका है। उस शोक के समय में कम से कम फाइनेंशियल स्ट्रेस तो पूरी तरह से हटा दिया गया। बिल्कुल। अब उस दूसरे सेफ्टी नेट की बात करते हैं। मान लीजिए कि जो जीवित साथी है, पॉलिसी टर्म के दौरान कुछ सालों बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है, यानी सेकेंड डेथ, तब क्या होगा? अगर पॉलिसी टर्म के दौरान सेकेंड डेथ भी हो जाती है तो नॉमिनी को दोबारा से सम एश्योर्ड ऑन डेथ का भुगतान किया जाता है। दोबारा? हाँ, लेकिन इस बार सिर्फ सम एश्योर्ड ही नहीं मिलता। उस समय तक पॉलिसी में जितने भी गारंटीड एडिशंस जमा हुए हैं वो भी साथ में जोड़ कर दिए जाते हैं, और इस आखिरी भुगतान के बाद पॉलिसी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। मतलब नॉमिनी को दोनों मौकों पर एक बड़ी आर्थिक सहायता मिलती है। सही कहा। लेकिन यार, कोई भी व्यक्ति सिर्फ बुरे वक्त की ही कल्पना करके निवेश थोड़ी ना करता है। इंसान सोचता है कि हम दोनों साथ जिएंगे, साथ बूढ़े होंगे और एक खुशहाल रिटायरमेंट बिताएंगे। बिल्कुल, हर कोई यही चाहता है। तो अगर पॉलिसी टर्म पूरा होने तक दोनों साथी बिल्कुल सुरक्षित और जीवित रहते हैं, तब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है? तब इसका सेविंग्स या वेल्थ क्रिएशन वाला पहलू काम आता है। इसे हम मैच्योरिटी बेनिफिट कहते हैं। अगर पॉलिसी टर्म पूरा होने तक दोनों साथी जीवित हैं, या फिर फर्स्ट डेथ के बाद जो एक साथी बचा है वो टर्म पूरा होने तक जीवित है, तो उसे पैसे मिलेंगे। यानी ये प्लान सिर्फ मृत्यु के जोखिम को कवर नहीं कर रहा है। एकदम नहीं। ये भविष्य की जरूरतों जैसे बच्चों की शादी या कह ले रिटायरमेंट फंड के लिए एक अच्छी खासी पूंजी भी खड़ी कर रहा है। चलिए, कवरेज का ये मैकेनिज्म तो समझ आ गया, लेकिन अब ये समझना जरूरी है कि इस डबल सेफ्टी नेट में प्रवेश कौन कर सकता है। इसके नियम, एलिजिबिलिटी और प्रीमियम चुकाने के क्या-क्या विकल्प मौजूद हैं? तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इस पॉलिसी में प्रवेश करने के लिए दोनों साथियों की मिनिमम एंट्री एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, 18 साल। और मैच्योरिटी के समय न्यूनतम उम्र 28 साल होनी जरूरी है। अगर इंश्योरेंस कवर की बात करें तो मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड कम से कम 3 लाख रुपए का होना चाहिए। इन दोनों प्लान्स, प्लान 888 और प्लान 889 के नामों में ही सिंगल प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम जुड़ा हुआ है। इनके प्रीमियम पेमेंट टर्म्स और पॉलिसी टर्म्स का गणित थोड़ा समझाएंगी? हाँ बिल्कुल। प्लान 888 एक सिंगल प्रीमियम प्लान है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें निवेश सिर्फ एक बार शुरुआत में ही करना है। इसमें पॉलिसी टर्म के लिए 10, 15, 20 या 25 साल का विकल्प मौजूद है। ओके, वन टाइम पेमेंट। हाँ। दूसरी तरफ प्लान 889 एक लिमिटेड प्रीमियम प्लान है। इसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म 5, 10 या 15 साल हो सकते हैं, जबकि इसका पॉलिसी टर्म भी 10, 15, 20 या 25 साल तक जा सकता है। तो ये लिमिटेड प्रीमियम का लॉजिक क्या है? मतलब कोई रेगुलर प्रीमियम क्यों नहीं देना चाहेगा पूरे टर्म तक? देखिए, लिमिटेड प्रीमियम का पूरा डिजाइन ना एक व्यक्ति की पीक अर्निंग ईयर्स को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। पीक अर्निंग ईयर्स? हाँ, मतलब जब इंसान सबसे ज्यादा कमाता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि रिटायरमेंट के बाद जब उसकी एक्टिव इनकम बंद हो जाए तब भी उसके सिर पर प्रीमियम भरने का बोझ रहे। हाँ, ये बात तो है। इसलिए लोग 10 या 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म चुनते हैं, ताकि जब तक वे कमा रहे हैं प्रीमियम चुका दे और पॉलिसी 25 साल तक बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के उन्हें कवर करती रहे। स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग है बॉस। अच्छा, अब एक ऐसे बिंदु पर आते हैं जहां थोड़े तकनीकी शब्द इस्तेमाल हुए हैं। डेथ बेनिफिट ऑप्शंस। मैंने देखा कि दोनों प्लान्स में ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दिए गए हैं। हाँ बिल्कुल। तो प्लान 888 में ऑप्शन 1 के तहत लाइफ कवर टैब्यूलर सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना होता है, जबकि ऑप्शन 2 में ये प्रीमियम का 10 गुना होता है। सही। उसी तरह प्लान 889 में ऑप्शन 1 में एनुअल प्रीमियम का 7 गुना कवर है, जबकि ऑप्शन 2 में 10.5 गुना। यहाँ एक बात मुझे समझ नहीं आई। क्या? कोई भी व्यक्ति ऑप्शन 1 क्यों चुनेगा जहां लाइफ कवर इतना कम है? मतलब जब हर किसी को 10 गुना या 10.5 गुना कवर मिल सकता है तो लोग वही क्यों नहीं लेते? What's fascinating here is कि यहीं पर अंडरराइटिंग और रिस्क असेसमेंट का असली खेल छिपा है। ये केवल पसंद का मामला नहीं है। तो फिर क्या है? यह बीमा कंपनियों के गणित का मामला है। ऑप्शन 2, जहां लाइफ कवर बहुत ज्यादा है, वहां मैक्सिमम एंट्री एज बहुत कम रखी गई है। ऐसा क्यों? मतलब उम्र का कवर से क्या सीधा संबंध है? संबंध सीधा मोर्टेलिटी रिस्क यानी मृत्यु दर की संभावना से है। एक 30 साल के युवा के अगले 20 सालों में निधन की संभावना स्टेटिस्टिकली बहुत कम होती है। लॉजिकल है। तो इसलिए बीमा कंपनी
उसे उसके प्रीमियम का 10.5 गुना कवर आसानी से दे सकती है। लेकिन अगर कोई 55 साल का व्यक्ति पॉलिसी ले रहा है तो उसका रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, तो अगर कंपनी उसे भी इतना बड़ा कवर देने लगे तो पूरा रिस्क पूल ही गणितीय रूप से फेल हो जाएगा। ओहो, तो इसलिए ऑप्शन 2 की एंट्री एज को लिमिट किया गया है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए प्लान 888 में अगर कोई ऑप्शन 2 लेना चाहता है तो प्रवेश के समय अधिकतम उम्र सिर्फ 35 साल हो सकती है। सिर्फ 35? हाँ, और मैच्योरिटी की अधिकतम उम्र भी सिर्फ 50 साल है। लेकिन अगर कोई 50 साल का व्यक्ति ये सिंगल प्रीमियम प्लान लेना चाहे तो वो ऑप्शन 2 के लिए एलिजिबल ही नहीं होगा। उसे ऑप्शन 1 ही मिलेगा। जी, जहां कवर 1.25 गुना है लेकिन प्रवेश की अधिकतम उम्र 60 साल और मैच्योरिटी 75 साल तक जाती है। ये अंडरराइटिंग का लॉजिक आपने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया। यानी युवा अवस्था में रिस्क कवर ज्यादा मिल सकता है और बढ़ती उम्र के साथ कवर कम होकर वेल्थ प्रिजर्वेशन पर फोकस शिफ्ट हो जाता है। एकदम सही पकड़ा आपने। और एक बार जो ऑप्शन चुन लिया गया वो पूरी पॉलिसी टर्म के लिए फिक्स हो जाता है ना, उसे बदला नहीं जा सकता। जी, बिल्कुल नहीं बदला जा सकता। चलिए, अब तक हमने रिस्क कवर और डेथ बेनिफिट्स की बहुत बात कर ली, लेकिन जैसा कि शुरुआत में कहा गया था, ये एक सेविंग्स प्लान भी है। हाँ, ये इसका दूसरा बड़ा पहलू है। और इसे नॉन लिंक्ड, नॉन पार कहा गया है। अब अगर किसी आम निवेशक के नजरिए से सोचें तो नॉन लिंक्ड का मतलब है कि इसका शेयर बाजार से कोई जुड़ाव नहीं है। निफ्टी या सेंसेक्स ऊपर जाए या क्रैश हो जाए, इस पॉलिसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं पड़ता। और नॉन पार का मतलब है कि ये कंपनी के मुनाफे में हिस्सा नहीं लेता। तो फिर असली सवाल ये है कि इसमें निवेश किया गया पैसा बढ़ेगा कैसे? इस प्लान में वेल्थ क्रिएशन का जो इंजन है ना, वो है गारंटीड एडिशंस, जिन्हें हम संक्षेप में जीए कहते हैं। चूंकि ये नॉन लिंक्ड और नॉन पार है, इसका सीधा सा अर्थ है कि जो भी रिटर्न है वो कॉन्ट्रैक्ट के पहले दिन से ही गारंटीड और फिक्स्ड होता है। मतलब कोई सरप्राइज नहीं। कोई सरप्राइज नहीं। बाजार के उतार चढ़ाव का रिस्क बीमा कंपनी उठाती है, पॉलिसी धारक नहीं। इसे अगर हम बैंक की रेकरिंग डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट से जोड़कर देखें तो शायद समझना और आसान हो जाएगा। हाँ, वो एक अच्छा उदाहरण है। मतलब जब कोई व्यक्ति बैंक में एफडी करवाता है तो उसे पहले दिन से सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ मिलता है कि इतने साल बाद उसे ठीक कितना पैसा मिलेगा। उसका रिटर्न फिक्स होता है। सही कहा। तो क्या ये गारंटीड एडिशंस भी कुछ इसी तरह उसी सर्टेनिटी के साथ काम करते हैं? हाँ, निश्चितता के मामले में ये बिल्कुल वैसा ही है। बस दोनों प्लान्स में इस जीए को कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा अलग है। अच्छा, कैसे? प्लान 888 में, जो कि सिंगल प्रीमियम है, ये बेसिक सम अश्योर्ड के प्रति 1000 पर एक निश्चित राशि के रूप में होता है। ओके। मान लीजिए पॉलिसी में ये राशि 70 रुपए प्रति 1000 तय की गई है, तो ये हर साल पॉलिसी की वैल्यू में जुड़ती जाएगी। और लिमिटेड प्रीमियम वाले में? वहीं प्लान 889 में ये टोटल टैबुलर एनुअल प्रीमियम के 1% के रूप में हर साल जुड़ता है। यहां मैं चाहूंगा कि हम ये टैबुलर एनुअल प्रीमियम को थोड़ा स्पष्ट कर दें। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? टैबुलर प्रीमियम का मतलब है वो बेसिक प्रीमियम जो किसी भी तरह के टैक्स जैसे जीएसटी या किसी राइडर प्रीमियम या अंडरराइटिंग एक्स्ट्रा चार्ज को जोड़ने से पहले तय होता है। मतलब बिल्कुल रॉ बेस अमाउंट? हाँ, इसी बेसिक प्रीमियम अमाउंट के एक तय प्रतिशत के रूप में गारंटीड एडिशंस हर साल जुड़ते हैं। ये प्रतिशत इस बात पर निर्भर करता है कि आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म कितने साल का चुना है। ये तो बहुत सीधा और पारदर्शी तरीका है। लेकिन देखिए, वास्तविक जीवन में चीजें हमेशा प्लान के हिसाब से तो चलती नहीं है। वो तो है। मान लीजिए प्लान 889 में किसी व्यक्ति ने 20 साल का पॉलिसी टर्म लिया और 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म चुना। 5 साल तक उसने बहुत ईमानदारी से प्रीमियम भरा, लेकिन अचानक कोई आर्थिक संकट आ गया, जैसे नौकरी चली गई या बिजनेस में नुकसान हो गया। हाँ, और वो छठे साल का प्रीमियम नहीं दे पा रहा है। क्या ऐसी स्थिति में उसकी पॉलिसी तुरंत लैप्स हो जाएगी और उसका पिछले 5 साल का सारा पैसा डूब जाएगा? नहीं, और यहीं पर पेड अप पॉलिसी का कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पेड अप पॉलिसी? जी, लाइफ इंश्योरेंस में ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। अगर प्लान 889 में कम से कम 2 पूरे साल का प्रीमियम भरा जा चुका है या 3 साल का अगर टर्म लंबा है और उसके बाद प्रीमियम आना बंद भी हो जाता है, तो भी पॉलिसी खत्म नहीं होती। अच्छा, तो वो एक पेड अप पॉलिसी बन जाती है? बिल्कुल। तो ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है? क्या उस रुकी हुई पॉलिसी में भी गारंटीड एडिशंस जुड़ते रहते हैं? यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। जब पॉलिसी पेड अप होती है तो उसके बेनिफिट्स भरे गए प्रीमियम के अनुपात में यानी प्रोपोर्शन में कम हो जाते हैं। प्रोपोर्शन में कम हो जाते हैं मतलब?
इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी ने 10 साल में से 5 साल प्रीमियम भरा है तो उसने 50% किश्तें चुकाई हैं। ठीक है। अब उसका सम अश्योर्ड भी घटकर 50% हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उस घटे हुए सम अश्योर्ड पर भी प्रोपोर्शनेट गारंटीड एडिशंस मैच्योरिटी तक हर साल जुड़ते रहते हैं। वाओ, यानी जो पैसा भर दिया गया है वो न तो डूबता है और न ही रुकता है। हाँ, बल्कि एक सीमित अनुपात में लगातार बढ़ता रहता है। यार ये सच में बहुत आश्वस्त करने वाली बात है। जिंदगी हमेशा एक सीधी रेखा में तो चलती नहीं है। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। पूछिए। अगर भविष्य में परिवार को अचानक पैसों की सख्त जरूरत पड़ जाए, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या घर की मरम्मत, तो क्या इस फिक्स्ड पॉलिसी से कोई लिक्विडिटी या नकद मदद मिल सकती है? ऐसी अचानक आई जरूरतों के लिए ही लोन की सुविधा दी गई है। चूंकि इसमें गारंटीड एडिशंस जुड़ते हैं, इसलिए पॉलिसी की एक सरेंडर वैल्यू बन जाती है। तो लोन कब ले सकते हैं? प्लान 888 में तो पॉलिसी जारी होने के महज 3 महीने बाद ही लोन लिया जा सकता है। सिर्फ 3 महीने जा सकता है। और लिमिटेड प्रीमियम वाले में? प्लान 889 में कम से कम 1 साल का पूरा प्रीमियम भरने के बाद लोन की सुविधा मिल जाती है, जो चालू पॉलिसी के लिए सरेंडर वैल्यू के 75% तक हो सकती है। चलिए, लिक्विडिटी का तो इंतजाम हो गया, लेकिन डेथ बेनिफिट को लेकर भी मैंने एक बहुत ही दिलचस्प क्लॉज पढ़ा था, जिसे सेटलमेंट ऑप्शन कहते हैं। हाँ, वो बहुत ही जरूरी फीचर है। कई बार ऐसा होता ना कि अगर फर्स्ट डेथ या सेकंड डेथ पर नॉमिनी को अचानक से बहुत बड़ा लमसम अमाउंट मिल जाए, मान लीजिए 50 या 80 लाख रुपए, तो उन्हें समझ नहीं आता कि उसे कहाँ निवेश करें। बिल्कुल, और गलत जगह निवेश करने से पूरा पैसा डूबने का खतरा रहता है। तो क्या इस समस्या का कोई समाधान है इस प्लान में? बिल्कुल है। इसी सडन वेल्थ सिंड्रोम और गलत निवेश के खतरे को दूर करने के लिए ही सेटलमेंट ऑप्शन दिया गया है। ये कैसे काम करता है? अगर प्राइमरी लाइफ एश्योर्ड चाहे तो वो पॉलिसी लेते समय ही ये तय कर सकता है कि डेथ बेनिफिट का पैसा नॉमिनी को एक मुश्त न मिलकर 5, 10 या 15 साल की किश्तों में मिले। अच्छा, इंस्टॉलमेंट्स में? हाँ, ये किश्तें मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर तय की जा सकती हैं। इसका मतलब नॉमिनी को एक रेगुलर इनकम या पेंशन की तरह पैसा मिलता रहेगा। जी, ये तो परिवार को फाइनेंशियल धोखेबाजों से बचाने का एक बहुत ही मजबूत तरीका है। बिल्कुल, एक तरह से पैसिव इनकम बन जाती है। अब मैं एक ऐसे विषय पर आना चाहता हूँ जो थोड़ा संवेदनशील हो सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में होता है। बताइए। चूंकि एक जॉइंट लाइफ प्लान है जो पति पत्नी के लिए डिजाइन किया गया है, क्या होगा अगर भविष्य में वो दोनों अलग हो जाएं? अगर उनका तलाक हो जाए तो क्या इस जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई फ्लेक्सिबिलिटी है या फिर ये पैसा फंस जाएगा? अगर हम इसे कनेक्ट करते हैं तो बिगर पिक्चर, तो ये फीचर इस पूरे प्लान को बहुत ही अनोखा और प्रैक्टिकल बनाता है। इस फीचर को एक्सक्लूजन ऑफ सेकेंडरी लाइफ एश्योर्ड कहा जाता है। एक्सक्लूजन मतलब हटा देना? हाँ, अगर प्राइमरी लाइफ एश्योर्ड चाहे तो वो अपने जीवन साथी को इस पॉलिसी से हटा सकता है। लेकिन मैकेनिज्म क्या होगा? अगर जीवन साथी को हटा दिया तो क्या जॉइंट पॉलिसी टूट जाएगी और प्राइमरी वाले का खुद का इंश्योरेंस भी खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, पॉलिसी खत्म नहीं होती। जब जीवन साथी को पॉलिसी से हटाया जाता है तो बीमा कंपनी ये कैलकुलेट करती है कि उस सेकेंडरी लाइफ के रिस्क कवर की वैल्यू कितनी थी। ठीक है। उस रिस्क कवर के बदले प्राइमरी लाइफ एश्योर्ड को एक स्पेशल सरेंडर वैल्यू का हिस्सा नकद वापस लौटा दिया जाता है। अच्छा, यानी जो हिस्सा दूसरे व्यक्ति के इंश्योरेंस के लिए जा रहा था वो वैल्यू कैश में वापस मिल गई। एग्जैक्टली। और बाकी बची हुई पॉलिसी का क्या होता है? इसके बाद जो बेस पॉलिसी है वो केवल प्राइमरी लाइफ के लिए एक सिंगल लाइफ पॉलिसी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और आगे चलती रहती है। वाओ, ये तो बहुत सही है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि एक रिश्ते के टूटने की वजह से प्राइमरी कमाने वाले व्यक्ति को अपना खुद का लाइफ इंश्योरेंस और अपनी सालों की वेल्थ एक्यूमुलेशन न गंवानी पड़े। ये जॉइंट रिस्क को बिना किसी भारी नुकसान के अलग करने का बहुत ही स्मार्ट तरीका है। हाँ, और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो प्लान 889 में राइडर्स भी जोड़े जा सकते हैं। राइडर्स जैसे टर्म इंश्योरेंस राइडर, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर और क्रिटिकल इलनेस राइडर, जो किसी गंभीर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में अतिरिक्त सुरक्षा देकर इसे एक कंप्लीट पैकेज बनाते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को समेटें तो हमने कई तकनीकी और व्यावहारिक बातें सीखी। चलिए मुख्य बिंदुओं का एक साफ सारांश निकाल लेते हैं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण डिटेल ना छूटे। बिल्कुल। पहला पॉइंट, प्लान 888 जो कि सिंगल प्रीमियम है और प्लान 889 जो कि लिमिटेड प्रीमियम है, दोनों ही जॉइंट लाइफ एंडोमेंट प्लान्स हैं जो पति पत्नी दोनों को एक ही छाते के नीचे कवर करते हैं।
और दूसरा मुख्य बिंदु ये है कि इसमें फर्स्ट डेथ पर जीवित साथी को तुरंत आर्थिक सहायता मिलती है और प्लान 889 में तो वेवर ऑफ प्रीमियम के तहत भविष्य के सारे प्रीमियम भी माफ हो जाते हैं। जबकि पॉलिसी बिना किसी रुकावट के पूरी टर्म तक चालू रहती है। बिल्कुल। तीसरा पॉइंट, अगर सेकंड डेथ होती है या फिर पॉलिसी अपनी मैच्योरिटी तक पहुंचती है तो जो भी तय पैसा है वो गारंटीड एडिशंस के साथ मिलता है, यानी इसमें सुरक्षा के साथ साथ एक पक्का और गारंटीड रिटर्न भी है, जहां शेयर बाजार का कोई रिस्क नहीं है। सही। और चौथा सबसे अहम बिंदु है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। चाहे वो जरूरत के वक्त लोन की सुविधा हो, डेथ बेनिफिट को किस्तों में लेने का सेटलमेंट ऑप्शन हो, या फिर जीवन की विपरीत परिस्थितियों में स्पाउस को एक्सक्लूड करके पॉलिसी को सिंगल लाइफ में बदलने का विकल्प हो, ये प्लान हर स्थिति में एक समाधान देता है। यार ये सारे फीचर्स सच में इस प्लान को बहुत ही मजबूत बनाते हैं, बिल्कुल उस डबल सेफ्टी नेट की तरह जो किसी भी हाल में परिवार को जमीन पर गिरने नहीं देता। आखिर में मैं बस एक सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहूंगी। हाँ प्लीज। आमतौर पर हम जीवन बीमा को परिवार के सिर्फ एक कमाने वाले सदस्य यानी सिंगल ब्रेड विनर से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्या इस तरह के जॉइंट लाइफ प्लान्स हमें ये सोचने पर मजबूर नहीं करते कि शादी सिर्फ एक भावनात्मक रिश्ता नहीं है? तो क्या है? ये एक जॉइंट फाइनेंशियल एंटिटी भी है। जब दोनों की जिंदगी एक साथ जुड़ी है, दोनों के सपने एक है और दोनों का फाइनेंशियल फ्यूचर एक है, तो फिर फाइनेंशियल रिस्क की प्लानिंग अलग-अलग क्यों होनी चाहिए? बहुत ही गहरी और सोचने वाली बात कही आपने। वाकई जब जिंदगी साथ जीनी है तो भविष्य की अनिश्चितताओं से लड़ने का सेफ्टी नेट भी तो दोनों के लिए एक ही होना चाहिए। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। धन्यवाद।